नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। सर Awariyako Jambo to our viewers from East Africa, South Africa, the continent of Africa, where they speak Swahili language. fantastic. Yes, sir. Fantastic. The whole of Africa is now watching us. Bilkul, sir. At least the eastern coast is. China and Africa. We've got a huge number of viewers coming from there. And That's they right. really respond to our channel by Fantastic. yes, liking by way of commenting. बहुत जबरदस्त तरीके से response आ रहा है। प्रदीप जी, ये क्या है कि दिल्ली में चुनाव है परसों 25 तारीख 25 तारीख को। और आज सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में भी। सो नेचुरली वी बीइंग वॉच्ड इन चाइना, ह्यूज प्रेजेंस ऑफ बुद्धिज्म ओवर देयर, जस्ट लाइक ऑफ कोर्स ओवर हियर इन इंडिया। प्रदीप जी, क्या है कि मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्ट्रेटजी क्या है कि मतलब have they left the entire campaign in Delhi to Swati Maliwal? मतलब क्या हो गया है? मतलब कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के लोग ये नहीं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है 10 साल तक उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार उन्होंने लोगों की मदद की, कैसे लोगों का काम किया, ये किया वो किया। पार्लियामेंट में जो दिल्ली में 7 के 7 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दिल्ली के, उन लोगों ने दिल्ली वालों के लिए क्या क्या सवाल उठाए, और अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो ऐसा क्यों हुआ कि 7 में से 6 लोगों की टिकट काट दी गई और सिर्फ एक मनोज तिवारी जी को रिपीट किया गया? मतलब कुछ जरा समझ के बाहर है ये बीजेपी की स्ट्रेटजी, मुझे समझ में नहीं आई। बट wherever they change candidates, sir, even the assembly elections आप देखोगे they have succeeded. उन्होंने सेंट्रल के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को स्टेट में भेज दिया और बोला कि आप वहां लड़िए, and they won and they are holding posts as ministers also, many of them in the state cabinet. Now whatever experiment till now the BJP ने किया, they have succeeded. Now we need advise immediately on it look foolish. आप बड़े बड़े दिग्गज नेता तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसको स्टेट में जाके चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हो। But he's from the same state. He's from the same state, but and you had a very good chief minister in Shivraj Singh Chauhan sahab. Yes, who had introduced that what is it, that लेग लड़की स्कीम, लाडली लड़की, yes, yes. तो ऐसा तो कुछ दिल्ली में दिख नहीं रहा मुझे, मतलब and what kind of issues did they raise during the time that they were members of parliament in these last 5 years, especially with regard to the people of Delhi? In any event, let's ask our friend Advocate Sandeep Katke Sahab of the Aam Aadmi Party. Katke Sahab, namaskar. नमस्कार नमस्कार। How are you, sir? How are you? बहुत दिनों के बाद। सर बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। यस यस। तो सर लोकसभा इलेक्शन कैंपेनिंग में सब बिजी थे हम। रोज शाम को किधर प्रचार यात्रा, किधर सभा, किधर पद यात्रा, कुछ ना कुछ चल रहा था। तो उस पूरे गड़बड़ में आपके पास आने का समय ही नहीं मिला। सर बट वेलकम राइट नाउ। कल भी आप आने वाले थे, कल शायद आपका कोई कोर्ट केस था, यू वर वेरी बिजी इन द कोर्ट। जी तो यस, कल मैं हाई कोर्ट में था, 7:30 तक हाई कोर्ट बैठा था कल हमारा मैटर सुनते हुए। क्या बात है सर, वंडरफुल। तो सर काटके साहब ये बताएं कि अभी ये जो स्वाति मालीवाल जी का जो ये केस है, जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये क्या है? मतलब मेरी ज़रा समझ के बाहर है। मतलब आई फाइंड इट स्लाइटली स्ट्रेंज। स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की एमपी हैं। इतने दिन तक वो 2 टर्म उन्होंने निकाली हैं एज चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर विमेन एंड शी वाज अ वेरी गुड चेयरपर्सन। ये सडनली क्या हो गया कि मतलब वो कहती हैं मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे ये किया, मुझे 7 बार थप्पड़ पड़े। अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था ऊपर स्मिता प्रकाश जी के साथ, लेकिन उसमें ना उनका मुंह सूजा हुआ है ना कुछ और है। मतलब हो सकता है कि मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर सर, बट मैंने देखा लोगों को पिटते हुए। 7 थप्पड़ कुछ होते हैं सर। और पावरफुल व्यक्ति है जिसके आरोप लगे हैं।
उसको एक विभव थप्पड़ कुमार- में 2 गुलाटी खाए लोग। जी। तो ये देखिए, क्या हो रहा है मुझे तो काके साहब? मुझे तो ये पूरा लोकसभा इलेक्शन का गिमिक लग रहा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो अभी आम आदमी पार्टी जो है इतने कुछ समय से बहुत ही आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी के द्वारा इस प्रकार के हमले हुए हैं कि आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम जो है वो बीजेपी ने किया है। और ये कठिन परिस्थिति में स्वाति मालीवाल जी जो थी वो अमेरिका में थी, यूएस में थी। हमारे पार्टी के 3 नेता जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट हो गया। मतलब आप जिस पार्टी को प्रतिनिधित्व करती है, जिस पक्ष ने आपको 9 साल 10 साल आप वुमेन्स डेवलपमेंट वुमेन राइट कमीशन की आप चेयरपर्सन रही, आपको राज्यसभा सांसद बनाया, और पार्टी के कठिन परिस्थिति में आप पार्टी के साथ नहीं थे, आप कहीं पे दिखे नहीं। लेकिन अचानक में आप प्रकट होती हो। आप अरविंद केजरीवाल जी जो है वो टेम्पररी बेल पे है, उनको सिर्फ इलेक्शन के लिए कुछ बेल दिया गया है, और आप सीएम रेसिडेंस में जाते हो। वहां का जो स्टाफ है, स्टाफ आपको पूछता है कि भाई आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर भी आप बैठिए, हम आपको बुलाएंगे, आप बाहर रुकिए। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं बाहर नहीं रुकूंगी। तब आपने अगर उनका कन्वर्सेशन देखा होगा, वो वीडियो देखा होगा, तो वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि पोलाइटली उधर के जो पुलिस ऑफिसर थे, वहां का जो स्टाफ था, वो उनसे बर्ताव कर रहा था, लेकिन स्वाति मालीवाल जी खुद वहां पे रूडली बिहेव कर रही थी। और वीडियो में अभी तक के किधर भी ऐसा आया नहीं है कि उनके साथ में कोई पिटाई हुई। इवन ध्रुव राठी का एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कुछ वीडियो उनके वीडियो के माध्यम से बताया, उसमें भी ऐसे ही बताया है कि स्वाति मालीवाल जी जब उस दिन सीएम आवास के बाहर निकली तभी वो सीधा चलते चलते आई, जबकि उन्होंने वहां के फुटपाथ के ऊपर से छलांग भी लगाई। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक में वो अपने पैरों के साथ जख्म हुआ है बोल के लंगड़ते लंगड़ते उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि उनकी पिटाई के जब भी उनकी पिटाई हुई उस समय पे उनके पैर को भी लगा, उनका पैर खींचा गया। तो मैं समझता हूँ ये सब झूठे आरोप है। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में अभी 7 में से 4 सीटें लड़ रही है। अरविंद जी अंदर थे, अरविंद जी को इन्होंने झूठे केस में अंदर फंसाया था। और इस सब माहौल में अरविंद जी जब प्रचार करने के लिए बाहर आए और दिल्ली का कैंपेन पूरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ हो रहा था, तो उस समय पे इस प्रकार से अगर कोई चीजें बाहर निकलती है तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि वहां की पुलिस, वहां का जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बीजेपी के हाथ में है। एक फोन कॉल के ऊपर वहां पे पुलिस पहुंच जाती है, फिर बाद में 3 दिन तक एफआईआर ली नहीं जाती, 3 दिन के बाद में एफआईआर ली जाती है, फिर बाद में अरविंद जी के पीए विप्लव कुमार को अरेस्ट किया जाता है। तो ये सभी चीजें जो है वो मुझे सस्पिशियस लगती है। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये मे बी एज अ लॉयर, तो ये सभी चीजें मुझे सस्पिशियस लगती है। और अगर आपके साथ में वहां पे अगर पिटाई हुई रहेगी तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपको मेडिकल एमएलसी करना चाहिए था, मेडिको लीगल केस बनाना चाहिए था, लेकिन आपने जिस प्रकार उस दिन जो आरोप किया और आपने कहा कि मुझे 7 थप्पड़ लगाए, मेरे पैर खींचे, मुझे धक्का दिया, लेकिन आप उस दिन हॉस्पिटल में नहीं गए, आपने कौन सा ही मेडिकल लीगल केस जो है एमएलसी जिसको कहा जाता है वो नहीं किया, और 3 दिन के बाद में सस्पिशियसली आप एफआईआर दाखिल करती है और अरविंद केजरीवाल जी के पीए को अरेस्ट करके ये मुद्दा जो है ये पूरे मीडिया में उछाल देते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी में महिलाओं के साथ में किस प्रकार का बर्ताव हुआ। और बीजेपी के वो नेता कहते हैं जिनके पक्ष जो पार्टी के सांसद जो रहे ब्रिजभूषण, उनके कार्यकाल में महिला जो अपनी कुश्तीगिर थी उनके साथ में महिला उत्पीड़न हुआ था। मणिपुर में जिस प्रकार से महिला का उत्पीड़न हुआ, वो नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दाग लगाने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। काटके साहब, 2006 से लेकर लगातार मालीवाल जी और केजरीवाल जी एक संघर्ष में थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वो संघर्ष से उभरे नेता है। आपके दोनों फाउंडर मेंबर थे, यानी फाउंडर मेंबर ही कह सकते हैं कि इतने सालों से साथ में संघर्ष में थे। आम आदमी पार्टी, उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अनेक संघर्ष साथ में लड़े हैं। पहले उनका भी हमेशा केजरीवाल जी के घर पर एक्सेस था, केजरीवाल जी का भी उनके घर पर एक्सेस था, यानी अच्छा संबंध था। पॉलिटिकली आप मैच्योर्ड लोग थे, डिसीजन लेते थे और संबंध इतने अच्छे थे कि कभी भी। तो आज क्या हुआ कि मालीवाल जी के घर में एंट्री बंद हो गए और वहां से झगड़ा हो गया, घूसे वूसे मार दिए जो आरोप, तो अचानक क्या ये पार्टी में दरार हो रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं कि लॉयल जो आपके मेंबर्स है, लॉयल मेंबर्स, सालों साल साथ में रहने वाले, हर संघर्ष में साथ में रहने वाले, अभी आरोप लगाने लगा है? काटके साहब, क्या है ये? देखिए, अरविंद जी के ऑफिस से
उन्होंने ही निर्देश जारी किए हैं कि इस प्रकार संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने भी कहा कि अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ में अगर कुछ बुरा बर्ताव हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी और पूरा सीएम रेसिडेंस की तरफ से पूरा कॉपरेशन जो है पुलिस को मिलेगा। तो जहां तक जांच अधिकारी और जांच की बात है तो कोई भी प्रकार का नॉन कॉपरेशन आम आदमी पार्टी से होने वाला नहीं है। पूरा कॉपरेशन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से मिलेगा। और रही बात 2006 से स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी में है, तो मैं तो नया हूँ पार्टी में, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की मेरी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि स्वाति मालीवाल जी को अरविंद जी ने वुमेन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया था, जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा है, और अभी वो राज्यसभा की सांसद है। तो एक टीम के माध्यम से, एक टीम मेंबर के और एक काबिल नेता के माध्यम से जो कुछ अरविंद जी को बन रहा था, उन्होंने उनको दिया है, उनको पूरी जिम्मेदारी दी है। पूरा उन्होंने भी अच्छा काम उनके समय में किया है। लेकिन अभी जो चीजें बीजेपी के द्वारा हो रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को निस्तनाबूद करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है। इसके लिए जो कुछ बन सकता है वो सब चीजें जो है बीजेपी कर रही है। और मुझे लगता है ये पूरी साजिश जो है वो बीजेपी का एक षड्यंत्र है कि जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी की अचानक में एंट्री होती है सीएम आवास में, और जिस प्रकार से उनका बर्ताव होता है, जिस प्रकार से वो अग्रेसिव होती है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के पीए के बारे में वो अपशब्द बोलती है, वहां के पुलिस के खिलाफ अपशब्द बोलती है, अचानक में वहां पे एक पुलिस को 112 पे कॉल जाता है और बाद में वो कहती है कि मेरे साथ मारपीट हुई, और कॉल देने के बाद में उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाए, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने ना ही कोई मेडिको लीगल केस बनाया, एमएलसी बनाया, ना ही हॉस्पिटल में गई। ये बताइए ना सर, ये 3 दिन क्यों लगे उनको एफआईआर करने में? जरा मुझे ये बात जरा समझ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये कोई तो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। बीजेपी ने पूरे स्ट्रेटेजिकली पूरा प्लान किया है कि स्वाति मालीवाल जी को किस प्रकार से यूज किया जाए ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में और पूरे देश में डिफेम हो। तो ये केजरीवाल जी ने मोदी जी पे आरोप लगाया, उन पे भी आरोप लगा दिया कि लगातार एक टिपिकल एक साजिश कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। उन्होंने केजरीवाल जी ने हाल ही में वो पुराने मोदी जी के बीजेपी के फुटेज में निकाले, जहां पर उन्होंने कहा कि खालिस्तान से बहुत फंड्स आ रहे हैं, खालिस्तानियों के साथ केजरीवाल जी के साथगांठ है, केजरीवाल जी इस देश में खालिस्तान को पैदा करना चाहता है, सेपरेट स्टेट, और उसका प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये तरह तरह के आरोप, क्या खालिस्तान से फंड्स आ रहा है आपके पास? ये फंडिंग का बहुत बड़ा विषय है और इंक्वायरी भी चल रहा है, इसके सच्चाई क्या है खड़गे साहब? देखिए, मोदी जी ने अभी खुले मन से ये आरोप लगाया था कि अदानी और अंबानी के पैसे से भरे हुए टेम्पो जो है वो कांग्रेस के ऑफिस में जा रहे हैं। मोदी जी को हम कहते हैं कि मोदी जी पूरे देश के एक ऐसे पंतप्रधान है जो विश्व गुरु है और पूरी दुनिया के ऊपर अंकुश रखने की काबिलियत जो है वो मोदी जी में है। लेकिन अदानी अंबानी के ऑफिस में से पैसों के ट्रक भर के जा रहे हैं कांग्रेस के ऑफिस में, लेकिन इसकी जानकारी मोदी जी को नहीं है और उसके खिलाफ कोई ईडी या सीबीआई की जांच नहीं होती। तो मोदी जी जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, जैसे कि आपने शुरुआत से देखा होगा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सभी उच्च नेताओं को, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, खुद अरविंद केजरीवाल जो देश के एक लोकप्रिय नेता है, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिन्होंने विकास का मॉडल खड़ा किया, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सभी चीजों में क्रांति की, तो क्रांति की लहर जो है धीरे धीरे पूरे देश में पहुंच रही थी। तो मोदी जी को पता था कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी को खत्म कर देंगे, मोदी को खत्म कर देंगे। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए क्या क्या साजिशें बन सकती है, वो पूरी साजिशें मोदी जी ने की, पूरी ताकत लगाई, ईडी सीबीआई सब यूज किया, एनआईए के माध्यम से इंक्वायरी करने का लेटर जो है बीजेपी की ही कुछ हिंदू संगठनों ने दिया है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बार बार आरोप लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल जो है वो खालिस्तान के सपोर्टर है, खालिस्तानी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल देश के कट्टर देशभक्त है और पूरे देश के एक लोकप्रिय नेता है। अभी यही बचा था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर यही एक आरोप करे कि उनके पार्टी के लोगों ने महिला की पिटाई की, तो अभी यही बचा था। तो इस प्रकार के सभी गंदे आरोप जो है, गंदी राजनीति जो है वो बीजेपी के माध्यम से आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ 4 जून को एक कालूराम का ढोल जो है वो फूटने वाला है और जो सच है झूठ है ये सबके सामने आ जाएगा। तो माता पिता को केजरीवाल जी के क्या वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाएंगे? केजरीवाल जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए, बात भी किए कि
फादर एंड मदर को जिस प्रकार से, और एज भी पता है, ये एज और उनके फादर को शायद सुनने में तकलीफ है, तो क्या ये आगे जाके कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला है कि सरकार के प्रति कि इनके भी इन्वेस्टिगेशन होगा? हाउ डू यू सी दैट? जरूर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को कमजोर करने के लिए जो जो चीजें कर सकते हैं वो पूरी चीजें जो है बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी की सभी यंत्रणों के माध्यम से हो रही है। अरविंद केजरीवाल के माता पिता जो है 75 प्लस है, सीनियर सिटीजन है, उनको ठीक से चलने नहीं आता, लेकिन इस मैटर में पुलिस को उनकी स्टेटमेंट लेनी है, तो उन्होंने कल 11 बजे का समय जो है पुलिस को दिया है स्टेटमेंट लेने का। मैं समझता हूं कि ये मैटर जो है, ये मैटर इटसेल्फ इज अ नॉन कॉग्निजेबल मैटर। उसको कॉग्निजेबल करके उनके ऊपर अभी क्या क्या धारा लगाई इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये मैटर को इतना सीरियस बना दिया और ये मैटर को पूरा मीडिया का हाइप बना दिया, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बदनाम करने के लिए जो जो चीजें कर सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को कमजोर करने के लिए, एक इंसान जो है वो देश का एक लोकप्रिय नेता है, दिल्ली का लोकप्रिय मंत्री, मुख्यमंत्री है, 10 साल में उसने एक नेशनल पार्टी बनाई, लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता, इसके बावजूद उनको झूठे केस में अंदर डाला जाता है, जबकि 2 साल से लिकर स्कैम चल रहा है, लेकिन इलेक्शन के माहौल में उनको अंदर जेल में डाला जाता है। अब उनके घर पे जो किस्सा हुआ है उसके ऊपर इस प्रकार से बीजेपी अलग अलग प्रकार से उनको कमजोर करने के लिए जो जो करना चाहती है वो सब चीजें कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने के लिए ये सब साजिशें की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो है वो संघर्ष योद्धा है, और बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करने के बाद ये एक विजेता के माध्यम से उभर आएंगे आगे आने वाले। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, केजरीवाल जी भी बार बार कह रहे हैं, मगर बीजेपी, मोदी, अमित शाह जी का कहना है कि लोकतंत्र कहां पर खतरे में है? जुडिशियल एक्टिविज्म इस कदर है, केजरीवाल जी का बेल एक सरप्राइजिंग अलग जजमेंट ही है उनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से, कि ऐसे पहले भी कोई किस्सा नहीं है जो इलेक्शन के कैंपेन के लिए किसी को बेल मिले। और ये सब होने के बावजूद आप लोग कैसे कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में? इतना जबरदस्त जुडिशरी, आप पिछले 3-4 महीने के आप केसेस देखोगे, बिल्किस बानो के केस, चंडीगढ़ मेयरल केस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गए, संजय सिंह वाले केस हो गए, अब केजरीवाल जी वाले, जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंस, स्टडी इंडिपेंडेंस दिखा दिया। तो मोदी जी का पूछना है कि लोकतंत्र कहां खतरे में? बार बार आप बोल रहे लोकतंत्र खतरे में, कहां खतरे में? देखिए, लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि जिस प्रकार से पूरी जांच यंत्रणों का दुरुपयोग हो रहा है और जिस प्रकार से सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा रशिया में भी लोकतंत्र है, रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन है, पुतिन सभी जो इतने विपक्षी नेता है उनको सबको जेल में डालते हैं, विपक्षी पार्टियां खत्म करते हैं, और सब करने के बाद में इलेक्शन लेते हैं और इलेक्शन में 85% वोट के माध्यम से जीत के आते हैं। यही चीज अभी बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश ने देश में भी उधर की पीएम जो है शेख हसीना जी, उन्होंने उनके पूरे विपक्ष को जेल में डाला, पूरी विपक्षी पार्टी खत्म कर दी और उसके बाद में इलेक्शन लिया और खुद वहां के नेता बनी। वही चीज पाकिस्तान में हुई और उसी का उपयोग जो है, उसी मोडस ऑपरेंडी का उपयोग मोदी जी करना चाहते हैं, और वो सब सिस्टम को यहाँ पे वीक करके, सभी सिस्टम को मिसयूज करके यहाँ पे, अब जैसे हम इलेक्शन का माहौल में देख रहे हैं कि कल परसों जब इलेक्शन था तो इलेक्शन के दिन पे जिस बूथ पे उनको लग रहा था कि बीजेपी को वोटिंग नहीं होगा, उस बूथ के ऊपर इलेक्शन प्रोसेस पूरा स्लो हो गया है। वहां पे इतनी गर्मी में लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटा जो है वो लाइन में खड़े थे, लोग वापस जा रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट वोट करने वाले हैं उनको वोट न दिया जाए। तो इस प्रकार का षड्यंत्र जो है हमेशा से बीजेपी करती आई है, और यही तो है जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। अगर मोदी को 400 पार मिली तो संविधान चेंज होने वाला है, इसके इंडिकेशन बीजेपी के सभी नेताओं ने दिया है, खुद मोदी जी ने इसके उदाहरण दिए, अमित शाह ने उदाहरण दिए हैं। इसके लिए हम सबको लगता है कि लोग सही खतरे में हैं। काटके साहब, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जैसा कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व बोल रहा है, तो डोंट यू थिंक दे वुड हैव बीन मोर एफिशिएंट देन दिस? ज्यादा एफिशिएंट होते ना वो, तो मतलब कि ये स्वाति मालीवाल जी को जो आगे नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी तो एफिशिएंट है, आम आदमी पार्टी के माध्यम से कुछ हुआ ही नहीं है, खाली बात का बतंगड़ बनाने का काम। मैं कुछ और बोल रहा हूँ बीजेपी के माध्यम से, मैं कुछ हुआ और बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती तो उनको थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए था ना, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी को दिख रहा है, वो जो फुटेज रिलीज हुई है, वी हैव द फुटेज, आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट शोइंग इट,
वो सोफे में बैठ करके कैसे गालियां दे रही हैं, उसके बाद वो घर से बाहर निकल रही हैं, ज़रा भी लिम्प नहीं है, कुछ नहीं है, कूद कूद फांद के जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं है किसी को। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे, ये तो बैकफायर हो गया। मुझे तो ये लग रहा है कि इसकी वजह से, और उसके बाद जैसा प्रदीप जी ने अभी अभी आपसे पूछा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के अधेड़ उम्र के माताजी और पिताजी, उनका भी इंटरोगेशन करेगी दिल्ली पुलिस। मतलब ये क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी को उसमें बहुत घाटा होने वाला है। सर बताएं। नहीं, बीजेपी घाटा होने वाला, फायदा होने वाला इसके लिए काम नहीं करती। बीजेपी का एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है, वो एजेंडे पे काम करती है, और वो एजेंडे के माध्यम से किस प्रकार से फायदा हो सकता है उसके बारे में काम करती है। जैसे कि अरविंद जी के माता पिता को जब इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जो है वो मानसिक तौर पे वो थोड़ा कमजोर हो जाएंगे, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा शायद उनको लगता रहेगा। तो बीजेपी उसके माध्यम से काम करती है, क्योंकि पुलिस यंत्रणा जो है वो बीजेपी के पास है। और इस प्रकार के केस में बीजेपी जिस प्रकार से पुलिस यंत्रणा का यूज कर रही है, मिसयूज कर रही है, क्योंकि केस रजिस्टर्ड हुआ है 3 दिन के बाद में। अगर आपके खिलाफ कोई असॉल्ट हुआ है, आपके खिलाफ कोई मेडिकल पेपर से आपने प्राइमा फेसी बनाया नहीं है और प्राइमा फेसी ऑफेंस ही नहीं दिखता है, आप 3 दिन के बाद में एफआईआर रजिस्टर करते हो, 3 दिन के बाद में मेडिकल होता है और बाद में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो पुलिस को तो सीधा सीधा पता है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलने वाला है ही नहीं। लेकिन किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित किया जाए, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाए, सिर्फ इसी इंटेंशन से ये सब चीजें हो रही है। But the only thing is that as far as Mr. Kejriwal is concerned, everything seems to be working out in favor of Mr. Kejriwal. मतलब जिस तरीके से जैसे संजीव खन्ना साहब ने बात करी, दीपांकर दत्ता साहब ने जो कुछ कहा कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई, कोर्ट का जो रुख था, वो सब देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी के फेवर में जा रहा है सब कुछ। यस, बीजेपी जो यहाँ पे चीजें करना चाह रही है वो सभी बीजेपी के लिए सेल्फ गोल साबित हुए। जबकि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन के माहौल में अरेस्ट करके उनको ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सभी नेता अंदर है, तो उनके एमएलए को खरीदा जा सकता है, उनके सभी कार्यकर्ता जो है तितर बितर हो जाएंगे, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बीजेपी के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ। आम आदमी पार्टी ने उसका अच्छा खासा उपयोग किया। हमने तो सीधे सीधे नारा लगाया, जेल का जवाब कोर्ट से देंगे, और लोगों से अच्छा उसका समर्थन भी मिला और सिंपैथी भी मिली। तो बीजेपी जो चीजें करने जा रही है उनके अंक पे आई है, और उनकी तरफ से वो सेल्फ गोल ही साबित हो रहा है। तो आने वाले समय वेरी क्लेवर। बीजेपी ज्यादातर इलेक्शन जीतने में, स्पेशली लोकसभा इलेक्शन जीतने में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ज्यादातर अभी तक जो देखा गया है। ये इस बार क्या हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल गोइंग अवे फ्रॉम स्वाति मालीवाल, ठीक है, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है सर? पहले चरण के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूजली वेरी स्ट्रेट, बड़ी विजनरी तरीके से बात करते हैं, एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। वो क्या है, वो मंगलसूत्र के बारे में बात करनी उन्होंने शुरू कर दी, भैंसों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अगर तुम्हारे पास 2 भैंस हैं तो एक भैंस निकाल करके किसी और को दे देंगे, और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे। ये सब चीज़ें, मतलब कि ये क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? मेरी जरा समझ के बाहर है। आई हैव नेवर सीन द बीजेपी बिहेव लाइक दिस, वेरी फ्रैंकली। इवन इन द टाइम में जब वो भारतीय जनसंघ, हम तो स्कूल में थे उस वक्त जब वो भारतीय जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ का विलय हुआ जनता पार्टी में 1977 में। मैं तो आई वाज अपीयरिंग फॉर माय 10th बोर्ड एग्जाम्स एट दैट टाइम। व्हाई आर दे डूइंग दिस? काटके साहब देखियो, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया था कि मोदी जी जो है, मोदी जी के जो एडवाइजर है वो बौखला गए हैं, और मोदी जी जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करते हैं। अगर उनके एडवाइजर उनको कहते हैं कि पानी के अंदर जाके फोटो खींचिए, तो वो पानी के अंदर कूद जाते हैं। उनके एडवाइजर कहेंगे कि आप हवाई जहाज से हाथ दिखाइए, तो हवाई जहाज से हाथ दिखाते हैं। उनके जो एडवाइजर्स है उनको जो एडवाइस करते हैं तो उसको वही काम मोदी जी करते हैं। तो मोदी जी का खुद का दिमाग तो कुछ है ही नहीं। अब जो उनके एडवाइजर जो है, उनकी एडवाइस जो है वो सब मोदी जी के लिए गलत जा रही है, लेकिन मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी बात करने के टाइम पे सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, मोदी जी के खुद के शब्द होते ही नहीं है, और जो टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा होता है मोदी जी वही पढ़ते हैं। शायद आप भैंस की बात करो, क्योंकि 2014 में मोदी जी खुद ही बोलते थे कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, और उन्होंने सेल बेच दी, रेल बेच दी, गेल बेच दी, कोयला बेच दिया, सीपोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, सब कुछ बेच दिया। और अभी 2014 में मोदी जी बोलते हैं कि मैं आपकी भैंस नहीं बिकने दूंगा।
तो महेश ये देश से अभी भैंस पे आ गए। तो ये विश्व गुरु थे और पूरे भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाने जा रहे थे, लेकिन अभी ये भैंसों की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी के जो एडवाइजर है वो क्या एडवाइस दे रहे हैं मोदी जी को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ एक पपेट है। तो इसकी वजह से सब चीजें हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक चीज़ बताइए सर, दिल्ली में आप 4 सीट पे लड़ रहे हैं, पंजाब में आप 13 सीट पे लड़ रहे हैं, वहाँ पर आपका फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है कांग्रेस के साथ। उसके अलावा गुजरात में आप 1 सीट पे लड़ रहे हैं, हरियाणा में 1 सीट पे लड़ रहे हैं और गुवाहाटी में, मतलब आसाम में शायद 2 सीटें हैं, वहाँ पर आप लड़ रहे हैं। आसाम की क्या स्थिति है उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो कुरुक्षेत्र की सीट है जहाँ पे आपके कैंडिडेट के सामने मतलब आदरणीय पवन जिंदल साहब हैं, पवन जिंदल ही है ना नाम उनका, जहाँ तक मेरा ख्याल है, फ्रॉम व्हाट एवर आई रिमेंबर, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब इधर आ गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, क्या स्थिति, वस्तु स्थिति क्या होने वाली है 4 जून को? देखिए 4 जून को मैं वही बोला ना, जैसा वो कालूराम का ढोल है वो फूटने वाला है। जिस प्रकार से 400 पार के नारे जो है वो बीजेपी ने दिए और जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास जो है बीजेपी के माध्यम से हुआ, पहले दूसरे तीसरे फेज में नहीं हो पा रहा, तो वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, फिर भैंसों पे आ। I can't hear Mr. Katke. Can somebody please check out his audio? Thank you very much. भाई जहां से भी हो सुनाई तो देना चाहिए ना. Thank you very much. We can't hear Mr. Katke. Maybe he might be getting a call. काटके साहब कुछ बोलेंगे जरा? Can you hear us, काटके साहब? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, शायद कहीं आपने म्यूट तो नहीं कर दिया अपना फोन? नहीं, मुझे वो व्हाट्सएप अभी ठीक है, अभी ठीक है, मैंने फ्लाइट मोड पे। हाँ बोलिए सर, बोलिए प्लीज। तो जिस प्रकार से ये सब चीजें हुई और ये पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में जिस प्रकार से देखा, फिर बाद में मोदी जी पूरे एकदम कम्युनल एंगल पे उतर के आ गए, हिंदू मुस्लिम करने लगे। तो ये इलेक्शन जो है बीजेपी के हाथ से जाते हुए दिख रहा है और 4 जून को बीजेपी 200 पार भी होगी, इसकी भी गारंटी बीजेपी के खुद कार्यकर्ता ऑफलाइन बताते हैं। आप अगर मुंबई की बात करोगे तो मुंबई में 6 की 6 सीटें जो है ये एमवीओ को मिल सकती है, मतलब 5 सीटें तो कंफर्म सभी लोग बता रहे हैं। एक पीयूष गोयल की सीट 50-50 पे है, अगर वहां पे भी मराठी और मुस्लिम लोगों ने पूरा मतदान किया होगा तो वो भी सीट एमवीओ को मिलने वाली है। तो इसके लिए बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का जो मुद्दा था इलेक्शन में नहीं चला। अभी लोग होशियार हो गए हैं, लोगों को धर्म के ऊपर वोट नहीं करना है और जिस प्रकार से राजनीतिक मुद्दे जो है इस समय पे आए हैं, जिस प्रकार से महंगाई आई है और जिस प्रकार से कोई विकास जो है उस देश का नहीं हुआ है, अमीर अमीर हो गए और गरीब गरीब हो रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला। तो अगर आप 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन निकाला है तो आप 85 करोड़ लोगों को फिर 5 किलो राशन की बात क्यों कर रहे हो? तो मोदी जी की जो स्टेटमेंट है सब अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है और लोग समझ में आ रहे हैं। और 4 जून को ये पूरा जो है एक्सपोज होगा जब रिजल्ट आएगा। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर। मोदी जी का कहना है मैंने संकल्प लिया है कि करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि कितने लाख करोड़ रुपया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज किया है, ये जितने 1.25 लाख करोड़ हैज बीन सीज्ड। और जो अलग अलग फ्रॉड्स अलग अलग स्टेट में जिस प्रकार से एक्सपोज हो चुका है, करप्शन की तरफ जीरो टॉलरेंस और टेरर की तरफ जीरो टॉलरेंस। सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल सिक्योरिटी। तो ये 2-3 चीज है मोदी साहब ने खूब निभाया। और आज का उदाहरण यानी कल का उदाहरण देते हुए जो मनीष सिसोदिया जी के बेल को रिजेक्ट किया, बोला ये एम्पल प्रूफ है कि करप्शन वाज देयर। एंड सेकेंड थिंग, जो ऑर्डर है कि हाई कोर्ट है रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रशासनिक शासकीय ताकत जो आप में है वो विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो एक एक चीज जो मोदी जी कह रहे हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है और आपके खिलाफ जो भी एक्शन हो गया है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द लॉज, अवेलेबल लॉज। काटके साहब देखिए, कुछ दिन पहले इलेक्शन के माहौल के बीच में एक न्यूज मैंने पढ़ी थी। अभी वो न्यूज किधर गई, कोई मीडिया ने उसको फॉलो नहीं किया और ना ही उसके तह तक कोई गए। ये न्यूज ये थी कि दिल्ली से 5 लाख करोड़ का हेरोइन गायब हो गया। तो ये 5 लाख करोड़ का हेरोइन जो है वो सेंट्रल एजेंसी के कस्टडी में था, अमित शाह जी के निगरानी में था और वो 5 लाख करोड़ का हेरोइन जो है वो कहाँ गायब हुआ। तो इसके बारे में कोई
न्यूज जो है वो बाद में आई थी, क्योंकि ऑफिशियल सिर्फ एक स्टेटमेंट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि 5 लाख करोड़ की हेरोइन जो है, जो कॉन्फिस्केट की गई थी, वो गायब हो गई। तो अदानी के पोर्ट के माध्यम से ये सभी देशों में, विभिन्न देशों में शायद से स्मगल भी हुई रहेगी। तो किस प्रकार के नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो, और आप किस प्रकार के नॉन करप्शन मेजर्स की आप बात करते हो? आप खुद इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो, इन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आपने भ्रष्टाचार किया, आपके मित्रों के 16 लाख करोड़ के लोन आपने माफ कर दिए, आपके मित्रों को आपने पाताल से लेकर आसमान तक सब दे दिया, और आप करप्शन की बात करते हो, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो। अपने आजू बाजू के जितने कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, सब कंट्री जो है अपने अगेंस्ट में हो गई है। पाकिस्तान अपने अगेंस्ट में हो गया है, बांग्लादेश अपने अगेंस्ट में हो गया है, श्रीलंका अपने अगेंस्ट में हो गया है, चाइना सबसे बड़ा अपना एनिमी है। चाइना अपने भारत के जो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके अंदर घुस रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो किस प्रकार के ताकतवर भारत की आप बात कर रहे हो, और किस प्रकार का नेतृत्व आप पूरे देश को दे रहे हो? सिर्फ एक नैरेटिव है जो मोदी जी ने पूरे देश में स्थापित किया है मीडिया के माध्यम से। उनके व्हाट्सएप जो चैनल्स हैं, आप देखो कि पूरे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सभी जो है इंडिया में सब अंबानी जी ओन करते हैं, और अंबानी, अदानी, ये सब मोदी जी के लिए काम करते हैं। तो ये सभी यंत्रणों का उपयोग मोदी जी अपने ब्रांडिंग के लिए करते हैं। आप देख सकते हो कि अपोजिशन पार्टी की एड्स लगने के लिए स्पेसेस अवेलेबल नहीं है। आप अपोजिशन पार्टी को, यानी जिस समय पे इंडिया गठबंधन को शिवाजी पार्क में सभा लेनी थी, तो उसी समय पे सभा का परमिशन मोदी जी को दिया गया, लेकिन अपोजिशन पार्टी को दिया नहीं गया। तो किस प्रकार के डेमोक्रेसी की आप बात करते हो? तो ये सभी अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है, और आने वाले समय में 4 जून को मुझे लगता है कि जनता ने मोदी जी के अगेंस्ट में वोट डाला है, और मोदी जी की बहुत करारी हार तो सर, आम आदमी पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं सर? जो सवाल मैंने पहले पूछा था, देन आई थिंक वी लॉस्ट योर वॉइस। आम आदमी पार्टी लगभग मेरे ख्याल से दिल्ली में 4 सीटें लड़ रही है, और दिल्ली में 7 की 7 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीत रही है। पंजाब में 13 सीटें लड़ रही है, 13 सीटें जो है आम आदमी पार्टी, उसमें से कम 9 सीटें, 9 से 10 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है, बाकी की सीटें कांग्रेस जीत रही है। हरियाणा में 1 सीट लड़ रही है। हरियाणा में तो हमारा ऐसा अंदाज है कि आने वाले समय में हरियाणा आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी, और हरियाणा का सीएम भी जो है वो आम आदमी पार्टी का बैठेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी कम से कम 14 सीटें आएंगी लोकसभा में? ये जरूर, लोकसभा में 14 सीटें, दैट विल बी ह्यूज। अमित शाह जी कह रहे हैं कि बीजेपी के 5 फेजेस के बाद आंकड़ा है 310 पार। 5 फेज में बीजेपी ने 310 के ऊपर सीट ऑलरेडी हासिल किया है, यह अमित शाह जी का कहना है। तो उनका जो सपना है बीजेपी का 400 पार, शायद बाकी के 2 फेजेस में वो अचीवेबल है, ऐसे उनका कहना है। तो बार बार जिस प्रकार से वो कैंपेन भी, और जो कभी कभी मुस्लिम, बीच में मोदी जी ने कहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम। उन जो हमारे मुस्लिम बहना है उनसे पूछिए आप मोदी जी के क्रेडिबिलिटी पर, मोदी जी के जो विश्वास है, मोदी जी के जो वुमन है उनको प्रति, मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है कि ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन, आयुष्मान कार्ड का यूसेज, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आवास में जो घर मिल रहा है, उसमें मुस्लिम बहनों से पूछो मोदी जी के सिंसियरिटी टुवर्ड्स एवरीबॉडी, सबके साथ सबका विकास। तो कैसे एक एक चीज का उदाहरण देते हुए मोदी जी ने कहा कि मैं सिर्फ रिजर्वेशन के बात किए थे, ना मैं इस्लाम के खिलाफ हूं, ना हम मुस्लिम समाज के खिलाफ है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? इज ही अपीलिंग टू द 50% मुस्लिम वुमन वोट्स जो मोदी जी समझता है ट्रिपल तलाक के बाद उनके पास आ जाएगा? हाउ डू यू सी दैट खड़गे साहब? नहीं, देखिए आपने एकदम सही बात कही। मोदी जी भारतीय मुस्लिम लोगों के खिलाफ, मोदी जी जो है वो भारतीय मुस्लिम लोगों के ही खिलाफ है। बाकी जो देश के बाकी के मुस्लिम है वो सब उनको अच्छे लगते हैं। उनको दुबई जाते हैं तो वहां पे उनको पूरा ग्रीन कारपेट मिलता है, उनकी सुविधा वो लेते हैं। सऊदी अरेबिया जाते हैं, उधर के मुस्लिम कंपनीज जो है आरामको वगैरह, उनसे वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वो सभी कंट्री के साथ में मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशन है। उनके दुश्मन सिर्फ भारत के मुसलमान है। क्यों? क्योंकि भारत के मुसलमान के साथ में अगर नफरत करेंगे तो तुष्टीकरण के माध्यम से कुछ हिंदू नौजवान है जिनके माथे उन्होंने भड़काए, तो उनकी सिंपैथी उनको मिलेगी। तो ये बात सही है। अगर आप बात करोगे ट्रिपल तलाक की, तो ट्रिपल तलाक के माध्यम से आज जो है, आज की मुस्लिम महिला जो है,
आज की मुस्लिम महिला को मोदी जी ने जिस प्रकार से बदनाम किया है, मोदी जी ने जिस प्रकार के आरोप मुस्लिम लोगों पे लगाया है कि इनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, आपकी सब संपत्ति ये लोग छीन लेंगे, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी मुस्लिम महिला या कौन सा मुस्लिम आदमी जो है मोदी जी को वोट करने वाला है। और जहां तक आप ये सब मतलब रिसोर्सेज बांटने की बात करते हो, ये रिसोर्सेज बांटते बांटे जाते हैं गरीबों को। आप तो कहते हो कि भाई भारत में अभी गरीब बचेगा ही नहीं और बचा ही नहीं, तो आपने क्यों फिर 85 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त बांटने की बात की। जहां तक बात शिक्षा की आती है, स्वास्थ्य की आती है, उसके ऊपर तो आप कोई खर्चा नहीं करते हो, लेकिन जहां बात आती है कॉर्पोरेट टैक्स माफ करने की, वहां पे आप पैसा खर्चा करते हो। कॉर्पोरेट के लोगों के आप ये कर्जे माफ कर देते हो। आपने कोविड के टाइम पे जो कंपनीज थी जो वैक्सीन बनाती थी, उन वैक्सीन कंपनियों के पास से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है। और अब चीजें ऐसे आ रही है कि जो वैक्सीन थी वो डिफेक्टेड थी, जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको कार्डियोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। तो किस प्रकार का सिस्टम जो है आपने बनाया है, मोदी जी का पूरा सिस्टम जो 10 साल से पूरा फेलियर है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन्होंने एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलते चलते सर, संदीप पाटके साहब, एक बार फिर सॉरी टू ब्रिंग बैक स्वाति मालीवाल अगेन, बट स्वाति मालीवाल जी इज योर एमपी सर, आम आदमी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना सर वो। तो वो कहती हैं, अभी वो स्मिता प्रकाश जी के साथ जो इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो कहती हैं कि सारी पार्टी को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ है, इंस्टेड ऑफ दैट यू आर डूइंग विक्टिम शेमिंग। आप लोग तो जो विक्टिम है उसको शेम करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप पाटके साहब, अरविंद जी ने, संजय सिंह जी ने अपना बयान दिया है कि ये चीजों के ऊपर जो भी है निष्पक्ष जांच होगी, वो सभी चीजें जो है पुलिस को ऑपरेशन मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो झूठे आरोप लगाते हैं जिसकी वजह से पार्टी की बदनामी होती है और नेता की बदनामी होती है, तो किस प्रकार से लोग जो है पीछे खड़ा रहेंगे, आप मुझे बताइए। लेकिन इस घटना की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन सभी लोगों ने दिया है। पुलिस जो है वो बीजेपी के अंडर काम करती है, बीजेपी इसकी निष्पक्ष जांच कराए, जो कॉपरेशन आम आदमी पार्टी के माध्यम से चाहिए वो पूरा कॉपरेशन मिलेगा जी। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है, अब वो देखिए वो भी तो पुलिस कर्मी है ना, जो अभी इनको बाहर लेकर के जा रहे हैं, दैट इज अ लेडी पुलिस ऑफिसर। तो अगर इनके ऊपर कोई अटैक हुआ होता, दोस्त पुलिस पर्सनल वुड हैव रिकॉर्डेड इट, उन्होंने रिकॉर्ड किया होता ना सर। वो सीएम हाउस के अंदर अगर इनके ऊपर हमला हुआ होता, सर आपको आवाज आ रही है काटके साहब? आई थिंक यू आर गेटिंग अ फोन कॉल, राइट? मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो इसके लिए मुझे वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू सर। वो जो पुलिस कर्मी हमें दिख रहे हैं फुटेज में, वो भी फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं ना कि ऑफेंस हुआ है इनके खिलाफ, वो भी तो पुलिस कर्मी। जब बात वही है कि जिस दिन पे ये घटना घटी, उस दिन में आपको हॉस्पिटल जाना था, एमएलसी करना था, मेडिको लीगल केस बनाना था और एफआईआर दाखिल करना था, लेकिन आपने वो सब किया नहीं। आप 3 दिन के बाद में अचानक में आप हॉस्पिटल पहुंच जाती हो कि आपके पैर को लग गया, मुझे इतने मुक्के मारे, चाटे मारे, उसका मेडिकल कराती हो और 3 दिन के बाद में आप एफआईआर रजिस्टर कराती हो, उसके बाद जांच शुरू होती है। तो ये सभी चीजें जो है वो सस्पिशियस लगती है जी। Sandeep Patkar साहब, thank you very much for joining us, sir. All the very best to you. Thank you. And we shall wait for the results on 4th of June. Thank you. And your hard work in Mumbai is appreciated. बहुत मेहनत किया आपने। Yes, especially in Dharavi. Especially in Thank Dharavi. It's fantastic. Namaskar, sir. Jai Hind. नमस्कार। जय हिंद। Well, I'm so sorry we could not show the other footage of Swati Maliwal sitting in the drawing room of the CM residence. We've shown it so many times earlier, and today is the day when we could not find it. I'm very surprised. Maybe we have a lot of BJP supporters in our production staff. They don't want to show it.